Hi everyone, how are you all? Today we will continue the lecture number 2 of chapter number 3, classification of elements and periodicity in properties. In the previous lecture we have already completed Mendeleev periodic table, modern periodic table, उनके benefits, उनके uses, उनके disadvantages, defects means, और साथ में हमने क्लासिफिकेशन पीरियोडिक टेबल का डिवीज़न किया था इनटू एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। एस और पी हमारे फिनिश हो गए थे, डी और आज एफ हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। आई होप वो वीडियो आपने देख ली होगी, नहीं देखी हो तो उसको भी देख लेना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, मेरी वीडियो को लाइक भी कर देना, ओके। हाँ जी, फर्स्ट टॉपिक इज डी ब्लॉक एलिमेंट्स, द एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स द डी सबशेल ऑफ देयर पेनल्टीमेट एनर्जी लेवल। वो एलिमेंट्स जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबशेल में एंटर करता है ऑफ देयर पेनल्टीमेट एनर्जी लेवल, पेनल्टीमेट एनर्जी लेवल का मतलब होता है सेकंड लास्ट, आर नोन एज डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ग्रुप नंबर 3 to 12 ऑफ पीरियोडिक टेबल आर द डी ब्लॉक एलिमेंट्स। आप पीरियोडिक टेबल देखो, उसमें 3 to 12 जो पीरियोडिक टेबल के ग्रुप हैं वो आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स आते हैं। दे आर प्लेस बिटवीन द एस एंड द पी ब्लॉक एलिमेंट्स, वो एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बीच में रखते हैं। देयर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इज n-1d 1 to 10 ns 0 to 2 वेयर n इज द नंबर ऑफ आउटर मोस्ट शेल। जो n होता है वो आउटर मोस्ट शेल का नंबर होता है, और एस जो है आउटर मोस्ट सब शेल है उसमें 0 से लेकर 2 तक होते हैं। वैसे जनरली 2 होते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी हैं जिसमें 1 या 0 इलेक्ट्रॉन होते हैं। दे हैव 4 सीरीज ऑफ द एलिमेंट्स, इनके अंदर 4 सीरीज ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, ईच कंटेनिंग 10 एलिमेंट्स। दे आर नोन एज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज, एंड दे इन्वॉल्व द फिलिंग ऑफ 3D, 4D, 5D ऑर्बिटल्स रेस्पेक्टिवली। इनमें जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है उसमें 3D ऑर्बिटल फिल होता है, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज में 4D, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में 5D और फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज में 6D ऑर्बिटल की फिलिंग होती है। देयरफॉर दे आर नोन एज द ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड दे आर नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन का बेसिकली मीनिंग होता है चेंज। अब यही हमने क्वेश्चन बना दिया आपको, वाई द डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर नोन एज द ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्यों बोलते हैं ट्रांजिशन? एक्चुअली क्या होता है, इनके वन साइड में तो होते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स, सॉरी वन साइड ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर द एस ब्लॉक एलिमेंट्स, मेटल्स होते हैं जो कि, और दूसरी साइड जो होते हैं नॉन मेटल्स होते हैं, मतलब पी ब्लॉक एलिमेंट्स। सो यू कैन से दैट देयर इज ए ट्रांजिशन, मतलब चेंज फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल थ्रू दीज एलिमेंट्स। दैट्स वाई दीज एलिमेंट्स आर नोन एज द ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इसलिए इन एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं, क्योंकि इनके वन साइड में मेटल्स हैं, अदर साइड में नॉन मेटल्स हैं। इसका मतलब इनके थ्रू एक ट्रांजिशन हो रहा है, चेंज हो रहा है फ्रॉम मेटेलिक टू नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। नेक्स्ट हेडिंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट्स। फर्स्ट इज दे आर हार्ड मेटल्स। नंबर 2, दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। नंबर 3, दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल होती है, जैसे आपको कल भी बताया था। जैसे कॉपर मेटल होती है, कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 भी होती है, एंड कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 भी होती है, ठीक। दे फॉर्म कलर्ड कॉम्प्लेक्सेस, इनके कलर्ड कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं। कलर्ड कॉम्प्लेक्सेस मतलब यानी कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं और वो कलर्ड होते हैं। दे फॉर्म आयनिक एज वेल एज कोवलेंट कंपाउंड्स, दोनों तरह के कंपाउंड पॉसिबल हैं। नेक्स्ट इज मोस्ट ऑफ देम आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर, इनके ज़्यादातर जो कंपाउंड्स बनते हैं दे आर पैरामैग्नेटिक। मोस्ट ऑफ देम शोज कैटेलिटिक प्रॉपर्टी, ज़्यादातर एलिमेंट्स कैटेलिस्ट की तरह भी बिहेव करते हैं। दे फॉर्म एलॉयज, एलॉय बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ब्रास इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक। ब्रास कहते हैं हिंदी में पीतल को, पीतल जो होता है वो कॉपर और जिंक दोनों का एक एलॉय होता है। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, और वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के भी गुड कंडक्टर होते हैं। नेक्स्ट हेडिंग इज एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, ये हमारा अब लास्ट रह गया। द एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन एफ सबशेल ऑफ देयर एंटी पेनल्टीमेट एनर्जी लेवल। एंटी पेनल्टीमेट एनर्जी लेवल का मतलब होता है थर्ड लास्ट, यानी कि अब की बार आउटर नहीं, सेकेंड लास्ट नहीं, थर्ड लास्ट के एफ सबशेल में इलेक्ट्रॉन एंटर करेंगे। देयर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इज n-2f 1 to 14, n-1d 0 to 1, ns 1 to 2 वेयर n इज द नंबर ऑफ आउटर मोस्ट शेल, और जो n होता है इनके आउटर मोस्ट शेल का नंबर होता है। इट कंसिस्ट ऑफ 2 सीरीज ऑफ एलिमेंट्स नोन एज द लेंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स, ठीक। और ये जो है 2 सीरीज, इनके अंदर 2 सीरीज आती हैं, लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स, विच आर प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल, और ये बॉटम ऑफ पीरियोडिक टेबल में रखी होती हैं। इनको पीरियोडिक टेबल में कोई स्पेस ही नहीं मिला था, ये उसका ड्रॉबैक भी था। एंड दे इन्वॉल्व द फिलिंग ऑफ द 4f एंड 5f ऑर्बिटल्स रेस्पेक्टिवली, और इनमें 4f और 5f ऑर्बिटल्स की फिलिंग होती है।
नेक्स्ट हेडिंग इज द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। वही है, कुछ कॉमन सी भी हैं। नंबर 1, दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। नंबर 2, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। नंबर 3, दे हैव हाई डेंसिटी। फोर्थ वन, दे फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस, मोस्ट ऑफ देम आर कलर्ड, ज़्यादातर कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं और वो ज़्यादातर कलर्ड भी होते हैं। लास्ट पॉइंट इज मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द एक्टिनोइड सीरीज आर रेडियोएक्टिव। जो एक्टिनोइड सीरीज है उसके ज़्यादातर मेंबर्स आपके रेडियोएक्टिव भी होते हैं। नेक्स्ट हेडिंग इज रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स आर कलेक्टिवली नोन एज द रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। जो एस और पी होते हैं उनको कलेक्टिवली हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट इज द इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। द एलिमेंट्स ऑफ एफ ब्लॉक आर नोन एज द इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। नेक्स्ट इज ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स। द एलिमेंट्स आफ्टर यूरेनियम, यूरेनियम के बाद के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स बोलते हैं। छोटी छोटी सी डेफिनेशन है, अच्छे से लर्न करना है इनको। नेक्स्ट हेडिंग इज मेथड टू प्रेडिक्ट पीरियड, ग्रुप एंड ब्लॉक ऑफ ए गिवन एलिमेंट। कोई गिवन एलिमेंट है, उसका पीरियड, उसका ब्लॉक, उसका ग्रुप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। नंबर 1, इसके कुछ स्टेप्स हैं। स्टेप नंबर 1, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द गिवन एलिमेंट। जो भी गिवन एलिमेंट है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिखो। नंबर 2, पीरियड ऑफ द एलिमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ द वैलेंस शेल। जो वैलेंस शेल है उसका जो भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उसका वो पीरियड को इंडिकेट करेगा। मतलब एन की जो भी वैल्यू होगी वो आपका पीरियड बताएगी यहाँ पर कि जो भी एलिमेंट है उसका पीरियड क्या है। द सबशेल विच रिसीव द लास्ट इलेक्ट्रॉन इंडिकेट्स द ब्लॉक। जिस सबशेल में लास्ट में इलेक्ट्रॉन आया है वो आपका ब्लॉक बता देगा। फोर्थ पॉइंट, अभी ग्रुप नंबर के लिए रूल थोड़ा अलग अलग है। फॉर एस सबशेल ग्रुप नंबर इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन। एस सबशेल के लिए जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वही उनका ग्रुप नंबर होता है। फॉर पी ब्लॉक एलिमेंट्स ग्रुप नंबर इज इक्वल टू 10 प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यदि आपका पी ब्लॉक एलिमेंट है तो आपको क्या करना है, ग्रुप नंबर के लिए 10 प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन करना है। फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट्स there is a little bit change in the rule. Group number will be ns electrons plus n minus 1d electrons. आउटर मोस्ट शेल के s में और उससे अंदर वाली शेल के n minus 1d में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको आपने प्लस कर देना है। Let us take some examples. Suppose atomic number 11. Write down the electronic configuration of it: 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Therefore outermost shell is the third. Therefore 3s1 will indicate the number of period. 3 is the third is the period. This is period. And s is the block. Last electron is receiving in the 3s subshell, therefore it is the block. Block will be s. And s के लिए हमने अभी रूल बताया आपको, जनरल रूल है वैलेंस इलेक्ट्रॉन ग्रुप नंबर, therefore group number will be 1 because there is one valence electron. यहीं से सारा कुछ आपका क्लियर हो जाएगा। Similarly, next example लेते हैं atomic number 15. First of all, write the electronic configuration of it: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3. Valence shell is the third shell, therefore period is equal to third. Last electron is receiving in the 3p subshell, therefore block is the p. And group number will be 10 plus valence electron. How many valence electrons are there? There are the 5 valence electron, therefore group number will be 10 plus 5. वैलेंस इलेक्ट्रॉन में बच्चों को कई बार कन्फ्यूजन होता है। दे थिंक ओनली द 3p इलेक्ट्रॉन्स आर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। नो माय डियर, दीज आर द 3s एंड द 3p इलेक्ट्रॉन्स। टोटल आपने काउंट करने हैं, थर्ड शेल के काउंट करने हैं, नॉट सब शेल। तो थर्ड शेल में जो s सब शेल है उसके 2 इलेक्ट्रॉन है और 3p में जो है वो 3 है। देयरफॉर टोटल इलेक्ट्रॉन्स विल बी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन विल बी 5. ग्रुप नंबर विल बी 10 plus 5 means 15. Similarly, atomic number 17. Write the electronic configuration of it: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Therefore period number will be 3, block will be 5 and group number will be 10 plus 7 because there are 7 valence electrons. Clear? Next is the atomic number 21. 21 के लिए करेंगे तो क्या होगा: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1. आपकी बार थोड़ा सा रूल में चेंज आएगा, ध्यान देना, बिकॉज लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सब शेल में आ रहा है, देयरफॉर ब्लॉक इज डी. फोर्थ शेल इज द आउटर मोस्ट शेल, फोर्थ आउटर मोस्ट है, थर्ड शेल आपके आउटर मोस्ट नहीं है. बच्चे कई बार कंफ्यूज होते हैं 3D से, बट आउटर मोस्ट शेल इज द फोर्थ शेल. देयरफॉर पीरियड विल बी 4, ब्लॉक विल बी डी एंड ग्रुप नंबर के लिए रूल क्या बताया था अभी आपको: ns इलेक्ट्रॉन्स एंड n-1 इलेक्ट्रॉन्स.
NS मतलब 4s के इलेक्ट्रॉन्स 2 और n-1d मतलब आउटर मोस्ट शेल के d में 1 इलेक्ट्रॉन है, देयरफॉर ग्रुप नंबर विल बी 3। आप इनकी पोजीशन पीरियड टेबल में चेक कर सकते हो, आपके पास पीरियड टेबल होगी एनसीईआरटी में, चेक कर लेना। एटॉमिक नंबर 24 सर्च करते हैं आपकी बार, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ये थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है, इसको ठीक कर लेना, 3p6 4s1 एंड 3d5, बिकॉज यहाँ पर एक एक्सेप्शन होता है, हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल। पीरियड विल बी 4, ब्लॉक विल बी d एंड ग्रुप नंबर विल बी 6, क्योंकि ns इलेक्ट्रॉन 1 है, n-1d 5 है, 1 + 5 विल बी 6, देयरफॉर ग्रुप नंबर विल बी 6। 24 एटॉमिक नंबर आपको पता भी होगा, ये क्रोमियम का होता है और चेक कर सकते हो आप, इसकी पोजीशन यही आएगी। लास्ट इज द एटॉमिक नंबर 29, इसको अपने आप ट्राई करना। नेक्स्ट हेडिंग इज द एटॉमिक रेडियस। Atomic radius, it is defined as the distance from center of the nucleus to the of the atom to the outermost shell। ये सपोज आपका एक एटम हो गया जिसमें ये सेंटर है, तो सेंटर से आउटर मोस्ट शेल तक की जितनी भी डिस्टेंस होती है दैट इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। अब देखो, कहना जितना आसान है, एटॉमिक रेडियस मेजरमेंट करना उतना ही मुश्किल है। प्रॉब्लम सुनो, क्योंकि एक एटम सिंगल तो एग्जिस्ट करता नहीं, जनरली एटम नहीं एग्जिस्ट करके मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल सिंपल हम हाइड्रोजन एटम को भी देखें तो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करते हैं, तो एटॉमिक रेडियस मेजर करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है ना। आप क्या कर सकते हैं, कोवेलेंट रेडियस फाइंड कर सकते हो आप। व्हाट इज कोवेलेंट रेडियस? इट इज डिफाइंड एज half of the distance between center of the nuclei of the two similar bonded atoms by a single covalent bond। क्या होता है ये? हाफ ऑफ द डिस्टेंस होता है बिटवीन सेंटर ऑफ द न्यूक्लियाई ऑफ टू सिमिलर बॉन्डेड एटम्स बाय अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। देखो, जैसे ये आपका कोई भी मॉलिक्यूल हो गया सेम एटम्स का, अब यहाँ से यहाँ तक सेंटर से सेंटर तक की डिस्टेंस लेनी है, जो भी डिस्टेंस आएगी उसके जस्ट हाफ, ये सपोज करो यहाँ से यहाँ तक, ये आपकी कहलाती है कोवेलेंट रेडियस। इतनी जो डिस्टेंस है ना बीच का, दिस डिस्टेंस इज नोन एज द कोवेलेंट रेडियस। देयरफॉर आर कोवेलेंट इज इक्वल टू हाफ ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू सिमिलर बॉन्डेड एटम्स। अब ये थोड़ा सा आप महसूस करो, ये वैल्यू एक्चुअल वैल्यू नहीं आ रही है, क्योंकि आप दो एटम्स के बीच के डिस्टेंस जो ले रहे हो उसका हाफ कर रहे हो, और हाफ में एक्चुअल वैल्यू तो नहीं आई, थोड़ी सी रेडियस आप देखो यहाँ पे इतनी सी कम आ रही है। एक दूसरा भी तरीका है, कोवेलेंट ना मेजर करके हम वॉन डेर वाल रेडियस भी फाइंड कर सकते हैं। वॉन डेर वाल रेडियस एक साइंटिस्ट थे वॉन डेर वाल, उनके नाम से रखी है। इट इज़ डिफाइंड एज हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, ये इंटरनल नहीं है, इसको इंटरन्यूक्लियर कर लेना, between two adjacent atoms of the same element belonging to the nearest neighboring molecules of the same substance in solid state। अब जैसे सपोज करो दो मॉलिक्यूल्स हैं आपके पास, सपोज एक मॉलिक्यूल तो ये है, दूसरा मॉलिक्यूल इसके एडजेसेंट ये आता है, तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है वो करता है वॉन डेर वाल फोर्स, इसलिए वॉन डेर वाल के नाम से रखा हुआ है। जो नियरेस्ट नेबरिंग मॉलिक्यूल्स होंगे उनके जो सिमिलर एटम्स हैं उनके बीच की डिस्टेंस के हाफ को हम बोलते हैं वॉन डेर वाल रेडियस, ठीक है। बस ये सॉलिड स्टेट में होना चाहिए, ये भी ध्यान रखना है। देयरफॉर यू कैन से दैट आर कोवेलेंट इज लेस देन आर वॉन डेर वाल। वॉन डेर वाल रेडियस थोड़ी ज़्यादा होती है, कोवेलेंट रेडियस थोड़ी कम होती है। लास्ट इज द मेटेलिक रेडियस। अब मेटल्स के केस में क्या देखें भाई, मेटल्स के केस में तो वहाँ पर आपके कोवेलेंट बॉन्ड भी नहीं बनते, वॉन डेर वाल बॉन्ड भी नहीं बनते, वहाँ पर तो एटम्स आपस में बस कनेक्टेड होते हैं। जैसे एक मेटल एटम ये हो गया, सेकेंड मेटल एटम ये हो गया, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो भी है उसके हाफ को बोलते हैं मेटेलिक रेडियस। इट इज़ डिफाइंड एज हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, ये इंटरनल नहीं है बेटे, फिर वही वर्ड मिसिंग है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट एटम ऑफ द इन द मेटेलिक लैटिस। मेटल की जो एटम का लैटिस कहते हैं जाल, जो अरेंजमेंट है उसमें दो एटम्स के बीच के डिस्टेंस के हाफ को हम बोलते हैं मेटेलिक रेडियस। आर कोवेलेंट इज लेस देन, सबसे कम होती है, फिर मेटेलिक होती है, फिर आती है वॉन डेर वाल। Next heading, factors affecting atomic radius in the periodic table। There are the two factors। Number one, number of shell। Number of shell is directly proportional to the atomic size। जैसे जैसे number of shells बढ़ती हैं वैसे वैसे atomic size बढ़ता है। Therefore you can say that number of shell directly proportional to the atomic size। Similarly, second factor is nuclear charge, but it is inversely proportional to the atomic size। As the nuclear charge increases, force of attraction between the nucleus and the outermost shell increases and the atomic size decreases। Next heading,
वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस इन द पीरियोडिक टेबल। वेरिएशन देखते हैं कैसे कैसे होगा। नंबर 1, वेरिएशन इन अ ग्रुप। ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस। जब भी ग्रुप में आप टॉप टू बॉटम आते हो तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होती है, सिंस नंबर ऑफ शेल्स एज वेल एज न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, बट इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग शेल्स इज मच मोर देन दैट ऑफ द न्यूक्लियर चार्ज। जब टॉप टू बॉटम ग्रुप में आते हैं तो दोनों चीज़ इंक्रीज होती हैं, नंबर ऑफ शेल्स भी इंक्रीज होती हैं, न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज होता है, लेकिन न्यूक्लियर चार्ज का इफेक्ट उतना ज़्यादा नहीं होता जितना आपका नंबर ऑफ शेल्स बढ़ने का होता है। नेक्स्ट इज द वेरिएशन इन द पीरियड। इन जनरल एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस। पीरियड में हमेशा साइज डिक्रीज होता है विद द इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। इट इज़ ड्यू टू द इंक्रीज इन द चार्ज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है लेफ्ट टू राइट, ड्यू टू विच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल इंक्रीजेज एंड साइज डिक्रीजेज। जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल ऑल्सो इंक्रीजेज। तो न्यूक्लियस अपने ज़्यादा फोर्स से उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, साइज बिकम्स डिक्रीजेज लेस। Last heading is ionic radius. It is defined as the distance from the center of the nucleus of the ion to the point up to which it has an influence in the ionic bond. अब की बार देखो वो हाफ वाला सिस्टम नहीं कर सकते क्योंकि कैटायन का साइज छोटा होता है, एनायन का साइज लार्ज होता है। अब इन दोनों के बीच में जहाँ से सेंटर से जहाँ तक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील हो रहा है वहीं तक के डिस्टेंस को हम बोलते हैं आयनिक रेडियस। क्वेश्चन इज Why the size of the cation is smaller than that of the parent atom? कैटायन का साइज पेरेंट एटम से छोटा क्यों होता है? या हम एक पर्टिकुलर एग्जांपल ले लें। Why the size of the sodium ion is smaller than that of the sodium atom? First of all, write the electronic configuration of sodium. 1s2 2s2 2p6 3s1। सोडियम आयन का कॉन्फ़िगरेशन कितना आएगा? 1s2 2s2 2p6, एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है। When sodium loses one electron, it loses one electron from the outermost shell. In case of sodium, number of protons are 11, electrons are 11, but in case of sodium ion protons are 11 and electrons are 10. Therefore you can say that during the formation of cation effective nuclear charge per electron increases. आप इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को ऐसे देख सकते हो, स्टार्टिंग में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का जो रेशो था 1:11 था, दैट इज 1:1, बट आफ्टर losing one electron ratio becomes 11/10, means ratio becomes 1.1. Therefore you can say that effective nuclear charge per electron increases. इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन यदि इंक्रीज होता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी इंक्रीज होता है between the nucleus and the outermost shell electrons. Size decreases. Sometime you can also see there that during the formation of cation outermost shells is completely removed. जैसे सोडियम के केस में हो भी रहा है। Therefore the distance between nucleus and outermost shell decreases and hence size decreases. जब शेल का नंबर ही कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली साइज कम हो जाता है। नेक्स्ट इज वाई इज द साइज ऑफ एनायन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द पेरेंट एटम। जैसे कैटायन का साइज छोटा होता है, एनायन का साइज लार्ज होता है। पर्टिकुलर बात करें, भाई मिस्टेक ये थोड़ा सा हो रहा है, हाँ जी, वाई द साइज ऑफ द क्लोराइड आयन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द क्लोरीन एटम। इसमें भी यही सेम वर्क करो। क्लोरीन का एटम एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, देन इट बिकम्स क्लोराइड आयन। नंबर ऑफ प्रोटॉन विल बी 17, इलेक्ट्रॉन विल बी 17, तो प्रोटॉन 17 हो गए, इलेक्ट्रॉन हो गए 18। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज स्टार्टिंग में जो था आपका 17/17 था, मीन्स 1, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बाद में देखें तो 17/18 यानी कि 0.94। Therefore you can say that during the formation of anion effective nuclear charge per electron decreases, यानी कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीजेज। जो न्यूक्लियस है और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा कम हो रहा है, इसलिए साइज क्या हो जाता है, थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, ये आपने सेकंड चैप्टर में भी करा था। द स्पीशीज हैविंग द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज आयन इलेक्ट्रॉन आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। जैसे नाइट्राइड आयन हो गया, ऑक्साइड आयन, फ्लोराइड आयन, हीलियम नहीं है, नियोन है बेटे, सही कर लेना इसको, सोडियम आयन, मैग्नीशियम आयन, एल्यूमिनियम आयन, दे ऑल आर द आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, दे हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब मैंने क्वेश्चन दे दिया आपको, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड स्पीशीज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर आयनिक साइज। अब देखो इसमें साइज में ये सबसे पहले सारे आयन इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हैं, सीधा सा हिसाब है। इसमें जो कैटायन पे जितना ज़्यादा चार्ज है उतना उसका साइज़ कम है, एनायन में जितना ज़्यादा चार्ज है उतना ज़्यादा साइज़ उसका लार्ज है। तो एल्यूमिनियम आयन पे चार्ज सबसे ज़्यादा है, उसका साइज़ सबसे स्मॉल होगा, देन मैग्नीशियम आयन, देन सोडियम आयन, देन नियोन,
देन फ्लोराइड आयन, ऑक्साइड आयन एंड नाइट्राइड आयन। ये भी हम मिसप्रिंटिंग है, इसको ठीक कर लेना, इट इज़ नियॉन। ठीक है। सिमिलरली कॉपर प्लस एंड कॉपर प्लस टू, तो कॉपर प्लस टू का साइज कम होगा, कॉपर आयन का ज़्यादा होगा, Cu का सबसे ज़्यादा होगा। लास्ट क्वेश्चन, बस नॉट द लीस्ट, आउट ऑफ द सोडियम आयन एंड द नियॉन विच विल हैव द स्मॉलर साइज। दोनों आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हैं, साइज उसका कम होगा जिसमें न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा। सोडियम आयन हैव द हाइयर न्यूक्लियर चार्ज, देयरफॉर इट विल हैव द स्मॉलर साइज। आई होप ये वीडियो आपको क्लियर हुई होगी। आज का लेक्चर ये फिनिश होता है। इस वीडियो को अच्छी तरह से देखना, नोट्स आप यहीं से कॉपी कर सकते हो। आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो भाई लाइक कर देना, शेयर नहीं करा तो शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स को, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब भी जरूर कर देना, सो दैट यू कैन फाइंड द लेटेस्ट अपडेट। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।